मैकेनिक स्टाफ, इसके अंदर जो है हमारे देश में इसके विशेषज्ञों की कमी है जिसके कारण हमें फॉरेन कंसल्टेंट बुलाने होते हैं। आईआईटी में शिक्षक खोजना एक कठिन विषय है क्योंकि गुणवत्ता से हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ये 2-3 सालों का, ये 3 साल का मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ कि हाउ। उसके अंदर 3 आईआईटी है जिनके 90% से ऊपर प्लेसमेंट है, उसमें एक आईआईटी पटना है। तो ये 2 आईएम से हमारा वो है, एमओयू है, जिसमें हम ड्यूअल डिग्री दे रहे हैं कि यहाँ से बीटेक, वहाँ से हैं, काम करिए, प्रोडक्ट को बनाइए, प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करिए एंड देन गो टू द मार्केट। जैसे हमारा एक ड्रोन का है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन, उस कंपनी 100 करोड़ का टारगेट पार कर लिया है उसका। नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईआईटी पटना के डायरेक्टर टीएन सिंह जो है हमारे साथ समक्ष मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। सर से आज कुछ बातें करेंगे पटना के बारे में, उनके बारे में और इंस्टीट्यूशन के बारे में। खासकर चूंकि इन फील्ड ऑफ एजुकेशन बोला जाए तो सर का अचीवमेंट बहुत ही उम्दा रहा है, बहुत ही अच्छा खासा रहा है, जो शब्दों में मैं इजीली एलैबोरेट नहीं कर सकता। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइए यहाँ तक का सफर कैसा आपका रहा? आसान तो नहीं रहा होगा। सफर तो कभी आसान होता नहीं है और जो आसान होता है वो सफर नहीं कहा जाता। सो जर्नी इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हमने स्टार्ट तो बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से किया। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयां शैक्षणिक भी रहती हैं, आर्थिक भी रहती हैं, लेकिन उन सबों से निजात पाते हुए और पिता और माता का जो आशीर्वाद है उसके कारण आज यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो शुरू की शिक्षा, चूँकि मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉई थे, तो वहाँ से शिक्षा शुरू हुई और वो शिक्षा के बाद मैं काशी नगरी में आ गया एंड आई हैव स्टार्टेड माय स्कूलिंग करियर एट सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी। तो वहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लिया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आफ्टर पीएचडी आई हैव ज्वाइंड इमीडिएटली विद इन द 3 months इंटरवल as a faculty in the Department of Mining Engineering. That time it was Institute of Technology, Banaras Hindu University. Now it is IIT PH. और वहाँ करीब 10 साल का शैक्षणिक अनुभव के बाद I have just left and joined IIT Bombay as a associate professor in the Department of Earth Science and elevated as a professor, full professor in 2006. And after 2006 I was up to 2018 as a regular faculty there. तो 2018 में मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में कुलपति का दायित्व मिला उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से और वहाँ मैं 3 साल तक कुलपति रहा, जो 3 साल का वहाँ टर्म था। 2021 में मई में मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ और मैं भी नहीं चाहता था कि वहाँ पर आगे मैं काम करूं, क्योंकि मैंने जो काम करने का मुझे दायित्व मिला था उसको पूरा कर लिया था। तो मैं पुनः आईआईटी बॉम्बे चला गया और बॉम्बे जाने के बाद उस समय समर वेकेशन था, तो जून और जुलाई अगस्त ये 2-2.5 महीने तक मैं बॉम्बे में था। लेकिन फिर से मुझे 23 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा आईआईटी पटना का निर्देशक नियुक्त किया गया। तो 23 के बाद फिर मैंने जो छुट्टी की प्रक्रिया होती है हमारी उसको पूर्ण करने के बाद आई हैव ज्वाइंड ऑन द 10th September 2021 टू आईआईटी पटना एज ए डायरेक्टर और अभी चल रहा है। आई हैव कंप्लीटेड 3.5 years एज ए आईआईटी पटना डायरेक्टर। आपने आपका स्पेशलाइजेशन रॉक मैकेनिक, आपने पीएचडी किया है, इससे रिसर्च किया है आईआईटी बीएचयू से। तो क्या पहला चीज ये रॉक मैकेनिक क्या है और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये करने को? मेरा विषय थोड़ा सा आम जनता के को इतनी जानकारी नहीं होती कि शैल अभियांत्रिकी इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा। पत्थर का विज्ञान। जैसे आपने पशु चिकित्सक देखे होंगे, आदमी की को देखे होंगे, कार्डियोलॉजी, सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। उसी तरह से विज्ञान में रॉक मैकेनिक जो है ये पत्थर की कार्डियोलॉजी करने का एक विभाग है कि हम पत्थर के दिल के बारे में जानना चाहते हैं।
कि उसके अंदर क्या है। ऊपर से जो दिखता है वही तो होता नहीं है, नहीं, जैसा अंदर व्यक्ति होता ऊपर से दिखता है अंदर से अलग होता है। हाँ। तो पत्थरों का भी ऐसा ही नेचर होता है कि जो ऊपर से देखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते हैं। तो उनके विषय में जानने की मेरी बड़ी जिज्ञासा थी और इसी कारण से मैंने भूविज्ञान और शैल अभियांत्रिकी को अपना कार्य क्षेत्र चुना। और शैल अभियांत्रिकी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आम जनता को अभी नहीं पता है कि शैल अभियांत्रिकी जो है, रॉक मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, उसके एप्लीकेशन आपके विकास के कार्यों में बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आजकल रोड पूरे भारतवर्ष में बन रही है कि एक दूसरे शहर को, एक दूसरे गांव को जोड़ना है। तो आप जब पहाड़ों में जाएंगे तो ये प्लेन एरिया की तरह सड़कें नहीं होती है, एक तरफ सड़क होती है, दूसरी तरफ से पत्थर की कटान होती है और उसकी ढलान होती है। करेक्ट करेक्ट। तो वो स्लोप जो है वो कितना स्थायित्व रहेगा, जब वहां से व्हीकल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उनका स्थायित्व रहेगा कि नहीं, एक मेरा तो ये चिंता का विषय था। उसमें रॉक मैकेनिक्स होता है। अभी बिजली की समस्या है, बिजली जो पैदा करते हैं, अभी तक भारतवर्ष में बिजली जो है कोयला से ही ज्यादा उत्पादन होता है। तो कोयले के क्षेत्र में भी आपको अंडरग्राउंड जब माइन से कोयला निकालते हैं तो उस कोयले को निकालने के पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है, कैसे आप सेफ तरीके से मैक्सिमम रिसोर्स को निकाल सकते हैं, ये रॉक मैकेनिक्स के द्वारा संभव है। रॉक मैकेनिक्स टूल को हम यूज करते हैं, रॉक मैकेनिक्स के ज्ञान को यूज करते हैं। तो ये दो है। तीसरा है कि न्यूक्लियर पावर में जो है हमको बनाना है अंडरग्राउंड में, ऊपर तो बने सारा और न्यूक्लियर पावर आप बना भी लेते हैं तो उसमें जो फ्यूल होता है वो 3-4 राउंड के बाद जो है उसको फिर से आपको डिस्पोज करना होता है। तो वो कहाँ पृथ्वी के अंदर कहाँ डालेंगे, किस जगह में डालेंगे, किस पत्थर के बीच डालेंगे, क्योंकि उसकी एक कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर 100 वर्षों में 60 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो रेडियो एक्टिविटी से। तो ऐसा डिजाइन करना है। तो इसमें बिना रॉक मैकेनिक्स के ज्ञान के ये भी आप नहीं कर सकते। तीसरा ऊर्जा का क्षेत्र है पानी से ऊर्जा, जल ऊर्जा जिसको बोलते हैं, हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर जब भी आप परिकल्पना करते हैं तो उसके अंदर रॉक मैकेनिक्स अपने आप निहित है, क्योंकि आप जब टनल बनाते हैं तो बिना रॉक मैकेनिक्स ज्ञान के टनल नहीं बना सकते, और यदि रॉक मैकेनिक्स को छोड़ दिया तो टनल कोलैप्स कर जाएगा। तो ये टनल का क्षेत्र है, तो इसमें ऊर्जा है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों को कनेक्ट करना है। अब ये टनल सबसे अच्छा माध्यम है कनेक्ट करने का, जो बहुत ही शुरू में तो पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन समय के साथ उसकी उपयोगिता बहुत है। जैसे आपको मैं बताऊं, अटल टनल बना है हमारा, जो कि लेह लद्दाख को और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब वो टनल बनने से 64 किलोमीटर की जो दूरी दुर्गम पहाड़ियों से ऊपर चढ़ते हुए साल के 6 महीना चल पाते थे, साल के 6 महीना नहीं चढ़ पाते थे। अब 12 महीने आप उससे टनल से पार कर सकते हैं और इमीडिएट आप पहुंच सकते हैं दूसरे पे। तो बहुत सारी टनल ऐसी बन रही हैं जिसमें पानी को यूज करके हम थर्मल पावर में भी यूज कर रहे हैं, हाइड्रो पावर में कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, नाफ्ता झाकरी पावर कारपोरेशन, जिसको सतलज विद्युत जल निगम बोलते हैं। सतलज जल निगम का पहला जो प्रोजेक्ट था वो नाफ्ता झाकरी पावर कारपोरेशन था, वो बाद में इसका नामकरण 1500 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और उसमें चीप होती है कॉस्ट। उसकी टनल की लंबाई जो है, भूमिगत जो है, सारे टनल और सारा अंडरग्राउंड एक्सप्रेशन को जोड़ दीजिएगा तो टोटल लंबाई बनती है दिल्ली से आगरा तक की दूरी का। इतनी टनलिंग हमारे वो उसमें की गई, लेकिन सरफेस पे कुछ भी नहीं दिखता है, पावर स्टेशन भी अंडरग्राउंड। इसमें रॉक मैकेनिक्स की बहुत महत्ता है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि हम रॉक मैकेनिक्स के ज्ञान से लोगों को सुविधा दे सकते हैं, लोगों के सेफ्टी के लिए सोच सकते हैं। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता रहता है। सर, रॉक मैकेनिक तो फिर एज अ लाइक नॉट अ सब्जेक्ट, अब मैं बोलूं तो एज अ कोर्स भी तो अलाइन किया यस यस, कोर्स है, रॉक मैकेनिक्स का कोर्स है, एमटेक का कोर्स है। एमटेक में, एमटेक के अंदर यहाँ पर आईआईटी पटना में भी कोर्स है, आईआईटी दिल्ली में भी कोर्स है। तो ये कोर्स है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सर देखिए, मतलब इसके बारे में मेरे को नहीं पता था। जी जी। ठीक है, तो अब सोचिए कि आम जनता को कैसे पता होगा। इसलिए मैं कहा कि आम जनता में इतना पॉपुलर नहीं है, दूसरे दूसरे शब्दों से लोग जानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो ये पत्थर का विषय है ये केवल सिविल इंजीनियरिंग का विषय है, कोई बोलता है माइनिंग इंजीनियरिंग का विषय है, लेकिन
ये किसी एक विषय से नहीं है, ये कई विषयों को मिला करके ये विषय निकला है। मतलब एक और चीज मेरे को काफी तकरीबन पिछले 5 साल में देखने को मिला, स्पेशली कोविड के टाइम से कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के डिमांड्स बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, डेटा साइंस वगैरह प्रोग्राम्स के डिमांड्स बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। वहीं जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइन चल रहा है, लेकिन इन सब्जेक्ट का डिमांड डे टू डे कमता जा रहा है। लोगों को लग रहा है इसमें फ्यूचर और कैरियर नहीं। और जैसे आपने रॉक मैकेनिक का जो आपने बोला, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिविल एंड माइनिंग बोथ पार्ट। तो इसमें भी तो अच्छा खासा कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत अच्छा ज्यादा है। करियर है। और इसके अंदर जो है हमारे देश में इसके विशेषज्ञों की कमी है, जिसके कारण हमें फॉरेन कंसल्टेंट बुलाने होते हैं। नॉर्वे की कंपनी आके हमारे भारतवर्ष में, ऑस्ट्रिया की कंपनी भारतवर्ष में आके काम करते हैं। आप सोच लीजिए कि जो टनल बन रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर टनल बन रही है, उत्तराखंड में कनेक्ट करने के लिए टनल बन रही है, वो रेलवे टनल हो या रोड की टनल हो, तो सारे टनल में तो सेफ्टी प्राइम इम्पोर्टेंट है कि लोगों की सेफ्टी के लिए समय की बचत के साथ साथ सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारे विषयों पर हमें विशेषज्ञ की जरूरत है। और देश में तमाम सुदूर इलाकों में हम कनेक्टिविटी पैदा जब कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश हो, तवांग तक हमें रोड बनानी है, तो वहां रॉक मैकेनिक्स की आवश्यकता है, क्योंकि पत्थर जो है, हिल जो है, स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका तो होना चाहिए ज्ञान ना। तो ये बहुत, जैसे आपने पहला एग्जाम्पल मैं दूं, देश का जो सबसे पहला हाईवे एक्सप्रेस बना, यशवंतराव हाईवे एक्सप्रेस जो है, पुणे बॉम्बे को जोड़ता है जी। और वहां पे बहुत सारे पत्थरों के कटान करके रोड बनी थी। और बाद में बरसात के दिनों में वहां से पत्थर गिरते थे तो टनल ब्लॉक हो जाती थी, रोड ब्लॉक हो जाता था, इंजरी हो जाती थी। अब उस समय यदि अच्छे ज्ञान से उसको बनाए होते, रॉक मैकेनिक्स के अच्छे किसी एक्सपर्ट की राय लिया होता, तो शायद ये नहीं होता। उनको बाद में राय लेनी पड़ी, फिर वहां पे दूसरे तरह का इंटरवेंशन करके उसको रोकना पड़ा। और रॉकफॉल बैरियर डिजाइन किया, उसमें भी मेरा सहयोग है। मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो मैं कंसल्टेंट था उस रूट का। और वहां पे हम लोगों ने जहां जहां हमने इंटरवेंशन किया वहां स्थायित्व बना हुआ। अच्छा, एक बात है, रॉक मैकेनिक से ये हो सकता है कि जो मतलब आपने बोला इनिशियल फेज पे बजट आपको बहुत ज्यादा बर्न करना पड़ेगा। रिसीव कर लीजिए सर कुछ। मतलब इनिशियल फेज पे आपका बजट बहुत ज्यादा बर्न करना पड़ेगा, लेकिन विद टाइम वो जो बजट फैक्टर ज्यादा हैम्पर करता है या फिर वो सेफ जोन में लाता है? सेफ जोन में लाता है आपको। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे ये होता है कि हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी ईयर विल टेक टू रिटर्न टू मी एज ए इन्वेस्टमेंट एंड देन इट विल गो टू द प्रॉफिट। तो इसके अंदर रिटर्न में 5 साल के बदले 7 साल लग सकता है, लेकिन उस रिटर्न के बाद द कॉस्ट विल बी मेंटेनेंस। जैसे कोयले से जो बिजली आप पैदा करते हैं उसकी कॉस्ट, और पानी से बिजली पैदा करते हैं उसकी कॉस्ट, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो पानी की कोई कॉस्ट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप नदी के जल को डाइवर्ट कर रहे हैं थ्रू टनल एंड देन टरबाइन में मूव करा रहे हैं, अगेन उसी पानी को छोड़ रहे हैं। तो यू आर नॉट मेकिंग एनी लॉस ऑफ वाटर। रेदर देन लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है कि जहां टनल बनती है हाइड्रो पावर के लिए, वहां हम एक जिस जल को लेते हैं उसको शुद्ध करके उसके गुणवत्ता को और बेटर करके हम फिर पानी में छोड़ते हैं, देयर इज नो पॉल्यूशन। लेकिन जब आप थर्मल यूज करते हैं कोयला, तो कोयले की कॉस्ट है, खुदाई की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, बर्निंग की कॉस्ट है, ये सारा कॉस्ट आएगा। और यहाँ मटेरियल कॉस्ट 0 है, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट में 3 कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली कॉस्ट तो ज्यादा होगी, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है शुरू में ज्यादा है, बाद में धीरे धीरे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी एंड देन प्रॉफिट विल बी। सर काफी अच्छा जानकारी मेरे को पहली बार मिला है। अच्छा, और उसके अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आईआईटी पटना में आप यहाँ आ गए और यहाँ का सारा दारोमदार अपने सर पे ले लिया है जी। और स्पेशली मैं बात करूं बिहार जैसे स्टेट में, तो कैसा लगता है? आसान है या नहीं? देखिए, कोई भी काम जो आप लेते हैं उसको आसान समझ के कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आसान समझ के लेंगे तो हमेशा फाउल होने का चांस रहता है। तो जब मुझे मिला तो मुझे यहाँ के कैंपस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव नो क्लू कि वेयर इज दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। लेकिन जब मिला तो मैंने यहाँ के बारे में पढ़ना चालू किया, जानकारी प्राप्त करना चालू किया, और जानकारी करने के बाद मुझे लगा कि बहुत ही चैलेंजिंग है
बट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ। और मैं उसी तरीके से ध्यान में आकर के यहाँ के लिए काम करना शुरू किया। एंड नाउ यू विल फील हैप्पी कि हम जो है टाइम्स रैंकिंग जो एशिया की है, वी आर सेकेंड जनरेशन IIT और हम 191 लोकेशन पे हैं, यानी हमारे को प्लेस 191 मिला है। वर्ल्ड रैंकिंग में हम 455 से 460 के बीच में आए हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन IIT भी उसके बाद आए हैं। तो ये रहा है। अपकमिंग इंस्टीट्यूशन में टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें पहला रैंक दिया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे अपकमिंग है। एक तो इस फ्रंट में हम लोगों ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाया। दूसरा, काफी शिक्षकों को बहाल किया गया है 3 साल में। हम आए थे तो 122 121 की स्ट्रेंथ थी, आज हम 175 के करीब पहुंच गए हैं शिक्षक। IIT में शिक्षक खोजना एक कठिन विषय है, क्योंकि गुणवत्ता से हम किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और जितनी भी बार करना पड़े एडवर्टीजमेंट करते अच्छा हैं। सर, IIT में किसी को रिक्रूट करते हैं एज ए फैकल्टी मेंबर्स, तो क्या उसमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देखते हैं कि वो भी किसी IIT IIM से रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात है कि उस आदमी का एजुकेशन तो अच्छा होता ही है जो IIT में अप्लाई करता है। कहीं ना कहीं से बीटेक होगा, कहीं MTech होगा, PhD होगा। कई बार पोस्ट डॉक का अनुभव भारत का रहता है, कभी कभी विदेश का भी रहता है। कुछ लोग हमारे फैकल्टी मेंबर हैं जिन्होंने बीटेक MTech तो हिंदुस्तान से किया, उसके बाद वो बाहर से PhD करके आए हैं। ऐसे भी लोगों की संख्या काफी है। तो हम लोग आदमी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करते हैं कि वेदर ही इज ए स्पार्किंग एंड प्रोग्रेसिव इन थिंकिंग और नॉट। आप बहुत अच्छे हैं, बट आप 10 लोगों के साथ मिलके काम नहीं कर सकते हैं, तो वो अच्छा ही आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट हमारे को वो उपयोगी नहीं होता है। तो हमें देखना है कि कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस भी होना चाहिए। तो ये सारे चीजों को देख करके एक होलिस्टिक डिसीजन, जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं सब्जेक्ट के, वो भी IIT सिस्टम से होते हैं, ISC से होते हैं, तो उस तरह से हम लोग फैकल्टी लेते हैं। इसलिए इसका हमारा प्रोसेस जो बड़ा रिगरस है। IIT में बात करें तो अभी मतलब ये इंस्टीट्यूशन का एरिया मेरे को जितना जानकारी मिला, वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया में से एक है जितने IITs के पास हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास 600 Near 600 नियर 600 एकड़ का हमारा प्रेमिसेस है, एक ही कंपाउंड है। और जब हम आए थे तो 2200 विद्यार्थी यहाँ इस कैंपस में पढ़ते थे, 2200। नाउ वी हैव रीच अप टू द 4000। तो ये 2-3 सालों का, ये 3 साल का मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ कि हाउ वी हैव प्रोग्रेस। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मेनी MTech प्रोग्राम। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और भी प्राइम किया, जो भारत सरकार का NEP का मैंडेट था कि एजुकेशन फॉर एवरीवन, तो भारत सरकार की मंशा है। तो उसमें हम लोगों ने हाइब्रिड मोड में भी कुछ कोर्सेज चालू किए, जो और IIT भी कर रहे हैं। ऐसा पटना अकेला नहीं है, बहुत पहले से चालू किया है IIT मद्रास में, दिल्ली भी कर रहा है, सारे IIT कर रहे हैं, कुछ न कुछ तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उसमें काफी मेहनत करके, और उसमें अच्छी संख्या, वहां भी हम इसी 4000 के करीब पहुंच गए। हाइब्रिड कोर्सेज जैसे मशीन लर्निंग वगैरह हो गया, मशीन लर्निंग है, AI है, कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है MTech के, कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मैनेजमेंट के हैं। तो इस तरह के कोर्स लेके आए हैं जिनका की डिमांड है, लेकिन उसके लिए स्किल पर्सन नहीं। तो इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग लगे हुए हैं, और इसके अंदर हम केवल IIT पटना के ही शिक्षकों को नहीं इनवाइट करते हैं, वी इनवाइट पीपल फ्रॉम ऑल इंडिया, दोज हु आर द बेस्ट। तो उसमें बेस्ट टीचर पढ़ाते हैं, जो भी वो दूसरे IIT के भी हो सकते हैं, IIM के हो सकते हैं, कुछ रिटायर्ड फैकल्टी हैं जो डिफरेंट IIS से, तो उनसे पढ़वाते हैं। अच्छा, और एक चीज मेरे को बहुत तेजी से पटना के बारे में सुनने को मिल रही है कि नॉर्थ इंडिया का एक एजुकेशन हब बनने जा रहा है। बिहटा जो है सर्टेनली एजुकेशन हब इसलिए भी बनने जा रहा है कि एक तो प्रीमियर 2 इंस्टीट्यूशन जो है, एक IIT पटना जो ऑलरेडी 2015 से इस कैंपस में, और NIT पटना, इसका भी कैंपस हमारे से 2 किलोमीटर दूर है। तो एक दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूशन आ रहा है, मैंने आ भी गया है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके 2-3 डिपार्टमेंट आ गए हैं, जुलाई से और सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से MIT प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी आ रही है, DMI आ रही है बिहार गवर्नमेंट की। इसी तरह से मैंने सुना है
कि IIM बोधगया का भी एक्सटेंशन सेंटर यहाँ खुलने वाला है, 5-6 एकड़ लैंड इनको मिल गई है। नीलेट है, फुटवेयर टेक्नोलॉजी है, तो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन दे हैव आल्सो स्टार्टेड MBBS एंड अदर कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो ये मुझे लग रहा है कि एजुकेशन का एक अच्छा खासा हब जो है नया हो रहा है, और इसको आप कह सकते हैं कि दिस विल बी नॉट ए बेटा, इट इज ए न्यू पटना, दैट विल बी नोन फॉर एजुकेशनल हब। और हमारे को और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सुना है कि कल प्रधानमंत्री जी बेटा के एयरपोर्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का वो उद्घाटित कर रहे हैं कि काम चालू हो जाए, और काम तो चालू है, उसको विधिवत एक जो है शुरुआत करने का पहल हो रहा है। तो उसके कारण भी मुझे लग रहा है कि ये प्लेस बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। एयरफोर्स तो है ही है, SDRF है हमारा, गवर्नमेंट का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, so there are so many activities are going on in around this area, और particularly in the area of the education. अच्छा सर, एक चीज है कि IIT IIM से बात करूं तो प्लेसमेंट रेट का कुछ पूछना ही नहीं होता। प्लेसमेंट रेट हमेशा से ऐसे इंस्टीट्यूशन कहा ही रहे हैं, लेकिन जहन में सवाल उठता है कि अगर यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे, खासकर जब मैं बात करूं पटना से, जब मैं बड़े बड़े MNC के कंपनी के लोगों से मिलता हूं, या फिर बैंगलोर जैसे सिटीज में जाता हूं, हैदराबाद सिटीज में जाता हूं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां जाता हूं, वहां पे बिहार के लोग अच्छे खासे पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। उनके पास वहां पे अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, लाइक कॉर्पोरेट्स, लाइक अभी तक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ नहीं हुआ है, लाइक फैक्ट्रीज यहाँ नहीं है काम करने के लिए। तो क्या मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे ऐसे बच्चों मतलब एजुकेशन मिल रहा है और बच्चे इतना आउटपुट दें, तो कॉर्पोरेट हब यहाँ बन सकता है पटना में। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे आपने सुना, आप बहुत दिनों से पटना में, मैंने जब तक सुना है कोई 5 स्टार होटल नहीं पटना के अंदर, लेकिन अभी ताज होटल आ गया, हाँ, हयात आ गया बोधगया में। तो ये इंडिकेटर है कि इस लेवल के लोग यहाँ आ रहे हैं, जो और फुल बुकिंग फुल रहती है, ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाती है। तो ये आने का एक ये इंडिकेटर है कि यहाँ पे इस तरह की प्लानिंग चल रही। दूसरा ये है कि भारत सरकार और गवर्नमेंट जो यहाँ के बिहार की सरकार, ये कितना प्रोएक्टिव है इस चीजों को चालू करने की। जैसे आप देखिए कि सॉफ्टवेयर हो सकता है कि दूसरे जगह इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग रॉ मटेरियल अच्छा है, तो बेंगलोर में, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कंपनी खुल रही है, लेकिन हमारे पास जो रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर का, वो तो वर्ल्ड क्लास है। इसको हम किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के टाइप की इंडस्ट्री को यदि हम खोल सकते हैं, तो ये मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बूस्टअप होगा। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको सेल करने के लिए उन्हें एक मार्केट चाहिए, वो कहाँ मटेरियल को बेचे, कहाँ वो जाए। तो इस तरह का कुछ सप्लाई चेन का हो जाए, तो एक तो ये इंडस्ट्री यहाँ पे है। दूसरा, आपने देखा है कि यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका इंटरनेशनल मानक है, जैसे जिनको GI टैग मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड GI, तो ये GI मिला हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनकी मार्केटिंग कैसे है? हाल ही में जैसे मखाना बहुत यहाँ का, हाँ, मखाना तो अभी हाल में आया, लेकिन जैसे आपका भागलपुरी सिल्क है, खिलौने का है, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडमार्क यहाँ पे GI मिला हुआ है, लेकिन GI का डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनको, लेकिन उनको मार्केट तक ले जाने का काम बहुत आवश्यक। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में लैकिंग है। गवर्नमेंट में लेकिन नहीं है, इनिशिएटिव अभी लगता है कि थोड़ा वी आर लेट स्टार्टर इन बिहार ड्यू टू मेनी रीजंस which is not our purview to maybe one of the factor is that, okay, let it be. उसमें उतना एंटर हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे when you are talking about the IIT, this IIT doesn't have only the Bihar student. हमारा ये ऑल इंडिया रैंक के आधार पे आते हैं, we have 23 states student
जो बीटेक हमारे स्टूडेंट, सर्टेनली एमटेक में थोड़ा लोकलाइट ज्यादा रहते हैं। लोकलाइट मतलब कि यूपी बिहार हिंदी स्पीकिंग पे, पीएचडी में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पीएचडी में भी ऑल इंडिया हमारा इंटीग्रेशन है। तो जैसे जैसे ये स्टूडेंट जरूरी नहीं कि यहीं पे काम करे, तो बिहार के भी लड़के हैं, बाहर के भी लड़के हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बताऊं कि जो पिछला हमारा वर्ष का रिकॉर्ड है, आउट ऑफ ऑल 23 IIT, उसके अंदर 3 IIT है जिनके 90% से ऊपर प्लेसमेंट है, उसमें एक IIT पटना है। तो प्लेसमेंट का हमारा रिकॉर्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि पीपल हैव फेथ ऑन आवर स्टूडेंट स्किल एंड द नॉलेज, अदरवाइज दे विल नॉट, क्योंकि ये ग्लोबल कंपटीशन है। उस ग्लोबल कंपटीशन में हमारे बच्चे आ रहे हैं। और एक सबसे अच्छा हमारे यहाँ जो काफी अट्रैक्ट लड़के क्यों हो रहे हैं कि 2 IIM बोधगया, इनके साथ हमारा ड्यूअल प्रोग्राम है कि हमारे यहाँ से बीटेक, उनके यहाँ से मैनेजमेंट करेगा लड़का, दैट इज MOU, और वो फाइनल हो गया है। तो एक तो ये है कि आप बीटेक करके साथ साथ IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से MBA कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन नहीं देना है, तो देयर इज ए टाइम लैब जो वो तो नहीं हो रहा है, प्लस आपका कंपटीशन नहीं देना है, नहीं तो कैट देना पड़ेगा। हाँ। और इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से भी हमारा MOU है, और उनके यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट जा रहे हैं, तो उनके साथ भी विदाउट कैट डायरेक्टली, विदाउट कैट हमारा, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लड़के तो जेई हैं, अच्छे स्क्रीन होके आए हैं। तो ये 2 IIM से हमारा वो है MOU है, जिसमें हम ड्यूअल डिग्री दे रहे हैं कि यहाँ से बीटेक, वहां से MBA। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके कारण हमारा अच्छे विद्यार्थी जो अच्छे रैंक वाले हैं, दे लाइक टू हैव, क्योंकि कुछ का तो सपना ये रहता है कि IIT से ग्रेजुएट करूंगा और IIM से डिग्री लूंगा मैनेजमेंट के, एंड देन आई कैन गो टू NMC। और अच्छा सर, बीच में एक गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम चल रहा था, मेरे को पर्टिकुलर टर्म, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें बिहार के लोगों को कुछ ट्रेनिंग्स दी जा रही थी, और शायद इंक्यूबेशन के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू कुछ फंड रेज वो लोग कर रहे थे स्टार्टअप के लिए। हाँ, अभी इस तरह का स्टार्टअप, बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी पास हो गई है। हाँ। पहले नहीं थी, 1-1.5 साल पहले पास हुई है। एंड बिहार गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी प्रो टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ द स्किल डेवलपमेंट, न्यू आइडियाज को लेकर। तो उस तरह से हमारे पटना से और बिहार गवर्नमेंट मिल करके हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लैब चालू किया है बिहार गवर्नमेंट उद्योग विभाग की तरफ से। तो वहाँ पे हम लोग जितने भी इनक्यूबेटर आते हैं, जैसे किसी के पास कोई आइडिया है, बट ही डजंट और शी डजंट नो कि दिस आइडिया विल बी गोइंग टू ए फ्रूटफुल और नॉट, तो हम उनके लिए उन बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, इवन ए बेसिक सम मनी विल प्रोवाइड कि कम आउट विद द सर्टेन कंक्रीट आइडिया। नियर अबाउट 10 लाख 15 लाख। हाँ, 10 लाख ऐसा देते हैं, तो वो करते हैं। और हमारे आईसी में भी इनक्यूबेटर है। हमारे यहाँ 3 सेक्शन 8 कंपनी है। एक तो इंक्यूबेशन सेंटर है, एक TBI है, TIH है, जो भारत सरकार के DST से गवर्नमेंट उनके पैसे। तो इनमें सारे में मिला करके मेरे ख्याल से 200 इंक्यूबेटर हमारे पास है, 200, और उसमें से कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब बस आइडिया अच्छे के सीड फंडिंग। हाँ, सीड फंडिंग हम देते हैं, काम करिए, प्रोडक्ट को बनाइए, प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करिए, एंड देन गो टू द मार्केट। जैसे हमारा एक ड्रोन का है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन, उस कंपनी 100 करोड़ का टारगेट पार कर लिया है उस कंपनी ने, IIT पटना की। हाँ सर, मेरे को भी एक स्टूडेंट यहाँ से मिले थे जो कि ड्रोन का खुद का स्टार्टअप किए हुए हैं। हाँ, वही लड़का हो सकता है मे बी। अच्छा सर, एक बात बताइए, मेरे को याद आया ड्रोन का जो कि नाम लिया अभी, जब मिशन सिंदूर जो चल रहा था, जी, ऑपरेशन सिंदूर में क्या ड्रोन का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ। अभी तो बढ़ गया है यूटिलाइजेशन इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, क्योंकि ये है कि विदाउट मैन है, द कंट्रोल इज समवेयर एल्स, तो फैटलिटी बहुत कम होती है। और दूसरी होती है कि टारगेटेड होता है। अब ये है कि कितना आपका अच्छा सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जो ड्रोन थे, दे आर वेरी इफेक्टिव, एक्यूरेट, लेकिन जो उधर से पाकिस्तान की तरफ से आए, दे आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट आवर सिस्टम। हमने उसको हवा में एंटी ड्रोन मिसाइल भी आ गई है ना, तो आजकल एंटी ड्रोन भी बन रहे हैं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे अनवांटेड ड्रोन अटैक को हम टैकल करें या उनको ग्राउंड करें। सर, तो मतलब मेरा ये सवाल पूछने का रीजन ये था, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे जो वेपन्स हैं वो हम लोग बाहर से ही इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो ये हम लोग लाइक IIT
अपना बना रहे हैं, इंडिजन। हाँ, अच्छा, अपना खुद के बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी वो भी होती है, पायलट ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं, हाँ। वी हैव टेकन अ परमिशन। तो यहाँ अभी तो थोड़ा छुट्टी है, नहीं तो इधर सामने जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, जी, जी। यहाँ ड्रोन उड़ते हुए लड़के सीखते हुए मिलेंगे, तो उनको हम फ्यू आवर्स ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू टैकल, सो दैट दे कैन अर्न सम मनी इवन फॉर द अदर एप्लीकेशन ऑफ द